देखिए, अब हम बात करते हैं अपने इस अगले चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य। तो सबसे पहले देखते हैं जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीति। जनन स्वास्थ्य क्या है, इसकी समस्याएं क्या है और इसकी कार्यनीति क्या है। तो जनन स्वास्थ्य की परिभाषा देखने के सबसे पहले देखते हैं कि एक संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, और इनके अनुसार जनन स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित किया गया है। जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कहलाता है। जैसे कि स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि वह आदमी स्वस्थ है, उसका शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्वास्थ्य को जब सभी सही हो यानी स्वास्थ्य हो तो उसे क्या कहा जाएगा, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर शामिल किया जाएगा। भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मुख्य कारण अशिक्षित समाज, बाल विवाह, कम उम्र में गर्भधारण, यौन शिक्षा की कमी एवं यौन संबंधी रोगों की जानकारी न होना है। तो भारत में जो है स्वास्थ्य समस्याओं के मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण है आपका अशिक्षित समाज, बाल विवाह, कम आयु में गर्भधारण, यौन शिक्षा की कमी, यौन संबंधी रोगों की जानकारी न होना ही क्या है, जनन स्वास्थ्य का प्रमुख कारण है। देखिए, अब बात यह वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जबकि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सन 1997 में भारत देश में जनन स्वास्थ्य हेतु एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसे जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RCH प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। आजकल इस कार्यक्रम को परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत रखा गया है। यह कार्यक्रम का प्रमुख काम क्या था, प्रजनन स्वास्थ्य, शिशु की देखभाल तथा जनन नियंत्रण के लिए जागरूकता, सुविधा एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। सन 1951 में परिवार नियोजन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आरंभ हुआ। सन 1951 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रमों का क्या हो गया, आरंभ हो गया। अब देखिए, एक टॉपिक आता है जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट का किसे कहते हैं, तो देखिए, जनसंख्या विस्फोट प्रायः मृत्यु दर में कमी एवं कभी कभी जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण किसी विशेष स्थान की जनसंख्या में अकस्मात तथा तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्या होता है कि कोई स्थान है, वहाँ पे मृत्यु दर में कमी हो गई और अचानक वहाँ पे बहुत अधिक जन्म दर में वृद्धि हो गई, यानी कि वहाँ पे लोगों की संख्या धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। तो इसे क्या कहते हैं, जनसंख्या का विस्फोट या जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली यह वृद्धि उस स्थान की विशेष जलवायु, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, उत्तम स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जो ये वृद्धि होती है यह जलवायु, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति
तथा उत्तम स्वास्थ्य एवं खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्या कारण है, निम्न सामाजिक स्तर, लो लिविंग स्टेटस। हमारे देश की जनता का रहन सहन का स्तर साधारण है। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, सिंपली रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धन है। जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं वो क्या है, अधिकांश गरीब है। इस बात से में यकीन करती है कि यदि अधिक बच्चे होंगे तो वो काम करके अधिक धन कमाएंगे। गांव में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो काम करके बहुत ज़्यादा पैसा लाएंगे। अतः गरीब परिवार के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक बच्चे पैदा कर लेते हैं, जो जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल नहीं करता है। इसका दूसरा कारण क्या है, निरक्षरता, लिटरेसी। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण निरक्षरता भी है, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनता निरक्षर है। इस कारण से अज्ञानतावश अनवरत संतानोत्पत्ति होती रहती है। हमारे देश में क्या है, अधिकांश लोग जो है निरक्षर है, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसके वजह से भी क्या होता है कि ज़्यादा संतानोत्पत्ति हो जाती है। तीसरा इसका कारण क्या है, जनसंख्या विस्फोट का, सामाजिक रीति रिवाज, सोशल ट्रेडिशंस। हमारे देश में पुत्र पुत्री का विवाह एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। हमारे देश में लड़के और लड़कियों की शादी को एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। परिवार में पुत्र का जन्म भी आवश्यक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। यह भी कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से चलता है। अतः पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर लोग कई संतानों को जन्म दे देते हैं। क्या होता है कि गाँव कई जगह क्या होता है कि पुत्र और पुत्रियों का विवाह को एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है, और कई लोग ये मानते हैं कि पुत्र से ही वंश आगे चलता है। अतः पुत्र जब तक पैदा नहीं होता तब तक वो लोग बच्चे पैदा करते रहते हैं, जिससे भी क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा कारण क्या है, कम आयु में विवाह। ग्रामीण और अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है, जिसके कारण कम आयु में दंपति संतान उत्पन्न करने लगते हैं। क्या होता है, गाँव वगैरह क्षेत्रों में आजकल बाल विवाह, छोटे उम्र में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो कपल जो होते हैं कम उम्र में ही बच्चे पैदा करने लगते हैं। इसका पांचवा कारण क्या है, मृत्यु दर में निरंतर कमी, डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं बेहतर जीवन स्थिति के फलस्वरूप दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। लेकिन इसके विपरीत जन्म दर में, रोगों में, अकाल, महामारी, कुपोषण आदि से होने वाले मौतों और शिशु मृत्यु वांछित कमी नहीं आ पाई है। देखिए क्या हो रहा है कि अब आजकल जो है मरने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है, जिससे क्या हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि किसी स्थान पर बढ़ जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं परिवार नियोजन की आवश्यकता के बारे में। परिवार नियोजन को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। छोटा परिवार, सुखी परिवार। पहला क्या है, छोटा परिवार, सुखी परिवार। प्रत्येक परिवार में माता पिता को अपने बच्चों का लालन पालन करना होता है, अर्थात बच्चों के लिए उचित भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्रों आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। माता पिता यह कार्य अपने आय के अनुसार एक निश्चित सीमा में ही कर पाते हैं। अतः परिवार बड़ा होगा तो बच्चों की सुविधाएं कम प्राप्त होगी तथा दंपति यानी कपल का स्वास्थ्य अधिक परिश्रम एवं चिंताओं के कारण बिगड़ने लगेगा।
यदि परिवार छोटा होगा तो बच्चों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध होंगी और परिवार स्वस्थ एवं सुखी होगा। जैसे कि क्या होगा, बड़ा अगर परिवार होगा, जैसे कि घर में किसी 3-4 बच्चे हैं, तो सबको क्या व्यवस्था करना पड़ेगा, और व्यवस्था करना पड़ेगा तो ज़्यादा लोड पड़ेगा फैमिली के ऊपर। और वही क्या हो, उसी पर तरह से अगर उसी परिवार में 2 बच्चे रहते तो कम ही व्यवस्था करना पड़ता और फैमिली पर कम ही लोड देना पड़ता, तो उससे उस कपल के दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता और उनका स्वास्थ्य भी सही रहता। अब बात करते हैं आवास की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ एकोमोडेशन। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों को उपयुक्त आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लोगों को झुग्गी झुपड़ियों एवं फुटपाथों पर रहना पड़ता है। प्रदूषित वातावरण में रहने से अनेक बीमारियां भी फैलती है। तीसरा, स्वास्थ्य की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ शिक्षा व्यवस्था की समस्या। शिक्षा संस्थाओं की संख्या कम होने से बढ़ी हुई आबादी के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रवेश मिलना कठिन हो गया है। विद्यालयों के कमरे, फर्नीचर और खेलने के लिए मैदान आदि बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास कम हो गया है। धीरे धीरे क्या हुई है, जनसंख्या बढ़ी है, और जनसंख्या बढ़ी है तो स्कूल में कमरे, फर्नीचर और खेलने के लिए जगह भी नहीं बचे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे, तो जिससे बच्चों क्या हो रहा है, शारीरिक और बौद्धिक विकास कम हो जाता है। अब चौथा क्या है, रोजगार की समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो गई है। बेरोजगारी का कारण युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति लगातार वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़े, क्या देख रहे हैं आप लोग, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ एंड क्लिनिकल सर्विस। देश में अस्पतालों की संख्या कम होने के कारण सभी को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है। देश में क्या है, अस्पतालों की संख्या बहुत कम है, जिससे सभी को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है। छठा है आपका प्राकृतिक संसाधनों की समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत तेज गति से हो रहा है, जिससे पृथ्वी का प्राकृतिक वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। जैसे जैसे लोगों को साफ पेयजल की उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, देख रहे हैं कि लोग को पानी तक भी नसीब नहीं हो रहा है, वो भी शुद्ध पानी खरीद के पीना पड़ता है। अब बात करते हैं परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है। ये तो हो गया है। अब देखते हैं जनन नियंत्रण या परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियाँ। ठीक है, परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियाँ क्या है। देखिए, इसको 2 भागों में बांटा गया, अस्थायी विधियाँ और अस्थायी विधियाँ। तो अस्थायी में सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक विधि के बारे में, नेचुरल मेथड। तो सबसे पहले बात करें, इस विधि का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, किंतु इसकी विश्वसनीयता बहुत, इसकी कोई प्रभाव नहीं, लेकिन इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। सबसे पहला है इसमें आर्टो विधि या पीरियोडिक मेथड। अंडोत्सर्जन के समय मासिक चक्र के यानी पीरियड के 10 से 17 दिन के दौरान संभोग न करना, संभोग व्यवधान यानी क्वाइटस इंटरप्टस, वीर्य संकलन से पूर्व लिंग को योनि से बाहर निकाल लेना भी क्या है, एक प्राकृतिक विधि है, जिससे परिवार नियोजन किया जा सकता है। और इसमें बी नंबर पे है स्तनपान अनार्टो, लैक्टेशन एमनोरिया,
प्रसव के पश्चात 6 यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं उसके 6 महीने तक नवजात को स्तनपान करवाने पर अंडोत्सर्जन यानी कि ओव्यूलेशन नहीं होता है। ठीक है। और सेकेंड नंबर पे है रासायनिक विधियाँ, केमिकल मेथड। परिवार नियोजन की रासायनिक विधियाँ निम्न है। देखिए इसी क्रम में अस्थायी गर्भनिरोधक विधियाँ में दूसरा क्या है, रासायनिक विधि। पहला था प्राकृतिक विधि, दूसरा है रासायनिक विधि। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दवा है स्पर्मेसाइड। इस जैविक या क्रीम युक्त पदार्थ को यौन संबंधी से पूरी योनि मार्ग में रख दिया जाता है, जो शुक्राणुओं को नाश करके सगर्भता को रोकता है। और नॉन ऑक्सिनॉल, जैसे इसमें कौन सी दवा आती है, नॉन ऑक्सिनॉल 9, ये एक क्रीम होता है, इसको लगा देने से जो स्पर्म आते हैं ये यहीं पे रुके चिपक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब इसी में एक आता है मिश्रित गोली या मिक्स्ड पिल या कंट्रासेप्टिव पिल्स। यह सर्वाधिक प्रभावशाली और आसान विधि है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाए जाते हैं। इस गोलियों के प्रभाव से एफएसएच यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रावन नहीं होता है, यानी कि सिक्रेशन नहीं होता है, जिससे ग्राफियन पुट्टिका परिपक्व नहीं हो पाती और डिम्बोसर्व यानी कि ओव्यूलेशन की क्रिया रुक जाती है। क्या होता है कि इस गोली को खाने से जो एग नहीं बनते, और जब एग नहीं बनेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे। ये भी क्या है, अस्थायी विधियाँ है। अस्थायी विधियाँ में तीसरा बात करते हैं यांत्रिक विधियाँ। परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियाँ निम्न है, जैसे कि निरोध। यह एक सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। इसका प्रयोग प्रायः पुरुषों द्वारा किया जाता है। मैथुन से पूर्व नर ज्ञानेंद्रियों पर यह आवरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो योनि में वीर्य स्खलन को रोकता है। और इसका दूसरा क्या है, डायफ्राम एवं सर्वाइकल टोपी। डायफ्राम को योनि में लगाया जाता है। स्त्री प्रजनन के बाद सुविधानुसार इसे योनि से अलग कर सकती है। इस प्रकार की रबर की बनी सर्वाइकल टोपी को गर्भाशय की गिरिवा पर रखकर अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है। अब इसी में अगला आता है अंतः गर्भाशय युक्ति, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या आईयूडी। आईयूडी को गर्भाशय गुहा के कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा स्थापित किया जाता है। यह युक्तियाँ शुक्राणु को क्रियाशीलता और निषेचन क्षमता को कम कर देती है तथा गर्भाशय को भ्रूण के रोपण हेतु अनुपयुक्त बनाती है। इससे क्या होता है कि यूटेरस में, जैसे ये यूटेरस हो गया, इसमें कुछ डिवाइसेस को धंसा दिया, इम्प्लांट कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि स्पर्म जैसे ही आते हैं इसको इनएक्टिव कर देते हैं स्पर्म को। ठीक है, जिससे उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अनुपयुक्त बना देते हैं, जैसे कि तांबा मोचक यानी कि कापर टी तथा मल्टीमोल्ड या हार्मोन मोचक कण, जैसे कि LNG-20 प्रोजेस्टेर। हार्मोन मोचक अंतः गर्भाशय युक्त प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करके अंडोत्सर्ग को रोकती है। क्या करती है, ओव्यूलेशन की क्रिया को रोकती है, जिससे एग नहीं बनते, और एग नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसमें अगला देखते हैं क्या है, इम्प्लांटेड रॉड। यह एक छोटा छर्नुमा उपकरण है जिसे त्वचा के नीचे अंतःरोपित कर दिया जाता है। यह संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन की सूक्ष्म मात्रा को शरीर में सिक्रेट करता है, जो गर्भाशय गिरिवा से निकलने वाले श्लेष्म यानी जो म्यूकस निकलता है उसे गाढ़ा और चिपचिपा बना देता है, जिसे शुक्राणु आसानी से गति नहीं कर पाते और अंडाणु के साथ समेकित नहीं हो पाते हैं। यह क्या करता है कि जो यूटेरस से लिक्विड निकलता है उसको काफ़ी गाढ़ा कर देता है, और इसको स्किन में लगाया जाता है। स्किन के नीचे, जैसे कि हाथ या पैर के स्किन के नीचे लगा दिया जाएगा, तो क्या कर देगा,
उससे जो सिक्रेट यानी कि जो म्यूकस निकलता है उसको गाढ़ा कर देगा, जिसमें स्पर्म जाकर फंस जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और जब आगे नहीं बढ़ेगा तो वो एग से नहीं मेट कर पाएगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया रुक जाएगी। अब देखिए इस परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ देखते हैं। बंधा कैरल या नसबंदी में नर या मादा के जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काटकर या बांधकर जंतु से निकलने वाले युग्मक यानी कि स्पर्म और एग के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है। इसे ही अस्थायी विधि कहा जाता है। यह जनन क्षमता के अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने की सबसे अधिक सफल विधि है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं महिला का ऑपरेशन या महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या होगा, महिला के जो ट्यूब होता है, ये फैलोपियन ट्यूब होता है ना, उस फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। देखिए क्या दिखा है इसमें। इस विधि में स्त्रियों के अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु या बोले तो एग अंडाणु अंडवाहिका नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब में आगे नहीं बढ़ पाते तथा निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है तथा गर्भधारण को रोक दिया जाता है। यह कार्य संतान उत्पत्ति के समय ही कराया जाता है, क्योंकि अंडवाहिनी को काटने के समय उदर की शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन द्वारा करनी पड़ती है। देखिए क्या होता है कि जब किसी महिला का ऑपरेशन होता है हॉस्पिटल में, तभी यह क्रिया कराया जा सकता है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट कर उसे बांध दिया जाता है। फिगर में दिखाएंगे कैसे। अब देखिए दूसरा है पुरुष का ऑपरेशन या पुरुष नसबंदी वैसेक्टोमी, इसके नाम से बोला जाता है। पुरुषों में महिलाओं की नसबंदी की तरफ पुरुषों के शुक्रवाहिनी, महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी यानी कि फैलोपियन ट्यूब और पुरुषों में शुक्रवाहिनी के ऑपरेशन से वीर्य में शुक्राणुओं की उपस्थिति को रोका जा सकता है। इसमें क्या कहते हैं, पुरुष के शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। यह अत्यंत सरल ऑपरेशन जो कभी भी कराया जा सकता है। इसका पुरुष की संभोग क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है। जैसे देख रहे हैं ना, ये फीमेल की बात कर रहे हैं, महिला नसबंदी की। जिसमें फैलोपियन ट्यूब है, इसको यहाँ पे काट कर बांध दिया गया है। तो क्या होगा, जो यहाँ से एक बनेगा यहीं पर ही आके रुक जाएगा, इधर भी जो एक बनेगा यहीं पर ही आके रुक जाएगा। तो इससे एक यहाँ तक नहीं पहुँच फैलोपियन ट्यूब में, तो स्पर्म तो आएगा लेकिन एग से नहीं मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन भी क्या होगा, नहीं होगा। और वहीं मेल में बात करते, मेल में क्या आती है, देख रहे हैं ना, ये स्पर्म बन के आ रहा है लेकिन शुक्रवाहिनी कटा हुआ आगे बढ़ दिया गया है, तो यहीं पे आकर रुक जाएगा और इधर भी यहीं पे ही आकर रुक जाएगा, आगे ये नहीं पहुँचेगा, यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अब बात देखिए, देखते हैं चिकित्सक सगर्भता समापन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भकाल पूर्ण होने से पहले अनचाहे गर्भ की स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया चिकित्सित सगर्भता समापन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। जैसे क्या है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई और उसके 9 महीने कंप्लीट होने से पहले ही उसके बच्चे को अगर टर्मिनेट किया या गिरा दिया जाए तो इसे ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाएगा। सामान्यतः इसे उत्प्रेरित गर्भपात यानी कि इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहा जाता है, इसे एबॉर्शन के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने 1971 इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंधों के साथ कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रतिबंधों का मूल जिससे स्त्री पुरुषों का लिंग अनुपात कम होता जा रहा है। क्या हुआ कि लोग पहले जांच करा लेते थे और जांच कराने पास अगर लड़की हो रही है तो उसका एबॉर्शन करा देते थे, जिससे क्या होता है कि भारत में
लड़कियों की संख्या जो है कम होती जा रही थी और लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो इसको बचाने के लिए भारत सरकार ने इस पर कड़े कानून बनाए हैं। ठीक है। उद्देश्य गैर कानूनी रूप से, इसका उद्देश्य क्या है? मादा भ्रूण हत्या यानी कि फीमेल फ्यूटोसाइड को रोकना है। इसका उद्देश्य क्या है? फीमेल फ्यूटोसाइड को रोकना है। आगे देखिए क्या, उलोबेथन इम्यूनोसाइटिस, यह जन्म आनुवांशिक जन्मजात रोग के निदान की तकनीक की है जिसका उपयोग गर्भावस्था में भ्रूण का गुणसूत्रीय असामान्यता तथा उपापचयी अवस्थाओं को जानकारी के लिए किया जाता है। परंतु आजकल इस तकनीकी का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग परीक्षण के रूप में किया जाने लगा। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैरकानूनी घोषित किया है। क्या होता है कि इस विधि में पहले से ही चेक कर लिया जाता है कि जो गर्भ के अंदर जो बच्चा बन रहा है उसके अंदर कौन सी बीमारी है, उसके अंदर क्या क्या विकृतियाँ है, तो इसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता था। लेकिन इसका उपयोग जो है लिंग परीक्षण, लड़का है या लड़की, इसकी पहचान करके एबॉर्शन कराने में किया जाने लगा। तो इसे सरकार द्वारा गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। देखिए, यौन संचारित संक्रमण, ये संक्रमण जो संभोग के दौरान यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, यौन संचारित संक्रमण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं यौन संचारित संक्रमण कहलाते हैं। देखिए इसकी कौन कौन से हैं, जैसे सुजाक हो गया, जननांग की हर्पीस हो गई, एड्स रोग हो गया, उफडंस हो गया, ट्राइकोमोनियसिस हो गया, क्लेमाइडियसिस हो गया। ये सभी क्या है? यौन संचारित रोग है। तो देखिए इसमें से कुछ के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात आती है सुजाक की। गोनेरिया, यह रोग नाइजीरिया गोनेराई, ये एक बैक्टीरिया है, इसी के द्वारा होता है, नाइजीरिया गोनेराई। इसके लक्षण क्या है? पुरुषों में इस रोग की संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। जो पुरुष होते हैं उसके मूत्र मार्ग में क्या हो जाएगा? सूजन आ जाएगा। ये रोगी को मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा और जलन होती है। जो रोगी होता है इसका गोनेरिया का, उसको मूत्र विसर्जन के समय अत्यंत पीड़ा और जलन होगी। यह रोग ज्ञानेंद्रिय को हानि पहुंचाता है। ठीक है। इसके प्रभाव से जोड़ों में सूजन और पीड़ा रहने लगे। इससे क्या होता है कि ज्वाइंट्स जितने भी है वहाँ पे सूजन हो जाएगा और दर्द होने रहेगा। अब इसका दूसरा एसटीडी क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, यानी यौन संचारित रोग क्या है? यह रोग उपडंस सिफिलिस, यह रोग ट्राइपेनोमा पैलेडियम नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। इसके लक्षण क्या है? इस जीवाणु के संक्रमण की प्रथम अवस्था में नर शीशन यानी कि पेनिस के और मादा के योनि यानी कि जो वजाइना होती है वो लाल रंग के दाने हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इन दोनों जननांगों पर लाल लाल रंग के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ठीक है। परिपक्व अवस्था में यह जीवाणु हृदय, मस्तिष्क और यकृत अस्थियों को भी प्रभावित, जैसे जैसे इसका प्रभाव ज़्यादा होगा यह क्या करेगा? हृदय, मस्तिष्क, यकृत और अस्थियों को भी प्रभावित कर देगा। ठीक है। इसकी तीसरा क्या है? जननांगों की हर्पीस यानी कि जेनाइटल हर्पीस। यह रोग जो है आपका सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा फैलता है। इसके लक्षण क्या है? इस रोग में पुरुषों के पेनिस में अत्यंत दर्द होता है तथा स्त्रियों की योनि में छाले बन जाते हैं और दर्द होता है। जो हर्पीस होता है इससे क्या होता है कि दर्द और छाले बनते हैं। चौथा क्या है? क्लेमाइडियसिस, यह रोग जो है क्लेमाइडोमोनास ट्रेकोमैटिस के द्वारा होता है। इसके लक्षण क्या है? स्त्रियों में योनि स्राव, वेजाइनल सिक्रेशन,
मूत्र विसर्जन के दौरान जलन, आर्टव चक्र में अत्यधिक रक्तस्राव, ज्वर इत्यादि रोग इस रोग के लक्षण है। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं बंध्यता एवं जनन प्रौद्योगिकी के बारे में। विश्व में अनेक दंपति बंध्य, यानी कि विश्व में जो है अनेक कपल क्या है, इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल का मतलब कि उनके बच्चे नहीं होते हैं। असुरक्षित यौन संभोग करने के पश्चात भी दंपति द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं कर पाना बंध्यता या बांझपन कहलाता है। ठीक है। तो यानी कि संतान उत्पत्ति नहीं कर पाना क्या कहलाता है, बंध्यता या बांझपन कहलाता है। बंध्यता स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकता है। इसके कारण जन्मजात शारीरिक प्रतिरक्षात्मक रोगजन्य एवं मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। इसमें कुछ रोगों का उपचार करके दंपतियों को स्वस्थ शिशु जन्म कराने में सहायता मिलती है। यदि कुछ विकारों का निवारण संभव नहीं हो पाता है, इस अवस्था में दंपति को संतान प्राप्त कराने हेतु उत्कृष्ट तकनीकी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस तकनीकी की सहायता से सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या ART कहते हैं। देखिए क्या होता है, जिन लोगों को बच्चे नहीं पैदा होते हैं उनको ठीक करके बच्चे पैदा कराने में वह टेक्निक जो सहायता करते हैं उसे क्या करते हैं, ART या रिप्रोडक्टिव असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक या ART कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक ART क्या है। यह उत्कृष्ट तकनीकी है जिसके द्वारा दंपति में बंध्यता का निवारण किया जाता है, यानी कि उसमें बांझपन का निवारण किया जाता है। यह तकनीक की बंध्यता से पीड़ित दंपतियों के लिए आशा की किरण है। यह तकनीकी उन लोगों के लिए आशा की किरण है जिनके बच्चे नहीं होते हैं। जब बंध्यता के कारण को उपचार द्वारा ठीक करना संभव नहीं होता है, तब इन विशेष तकनीकी द्वारा बंध्य दंपतियों को संतान उत्पन्न करने में सहायता की जाती है। ये तकनीकी सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है। वही चीज़ बताएं से हम ऊपर अभी। देखिए इसमें कौन कौन सी विधियाँ सम्मिलित है। पहला है अंतःपात्र निषेचन, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF। देखिए इसमें क्या है, परपोषी मातृस्वता यानी कि होस्ट मदरिंग या सेरोगेट मदर में IVF द्वारा प्राप्त एम्ब्रायो का एक अन्य स्त्री धात्री माता यानी कि फोस्टर मदर मादा में भ्रूण के विकास हेतु अनुपयुक्त गर्भाशय होने पर इस विधि में अंशधारित किया जाता है। यानी कि जो फोस्टर मदर में यह भ्रूण जन्म तक तथा अस्थायी रूप से निश्चित समय तक परिवर्तित रहता है, इस स्त्री को सेरोगेट मदर कहा जाता है। देखिए क्या होता है, इसमें एक मदर से एम्ब्रायो को निकालकर दूसरे मदर में ट्रांसप्लांट किया जाता है और तब तक किया जाता है जब तक कि बच्चे नहीं पैदा हो जाते हैं। इसको कई फिल्म सेलिब्रिटी भी यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे IVF। इसमें एक स्त्री से एम्ब्रायो को निकालकर दूसरे स्त्री में ट्रांसप्लांट किया जाता है और वह दूसरी स्त्री जो है बच्चे को जन्म देती है। ठीक है। अब अगला देखिए क्या है, अंतःगर्भाशय शुक्राणुसेचन। अंतःगर्भाशय शुक्राणुसेचन इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन और IUI या IUI इसके बारे में बात करते हैं।
इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पति के वीर्य में शुक्राणु कम होते हैं या शुक्राणु कम सक्रिय होते हैं। इस अवस्था में प्रयोगशाला में नर के वीर्य को शुक्राणु को पृथक करके कृत्रिम रूप में मादा योनि या गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इसमें क्या होता है, मेल के स्पर्म को निकाल के फीमेल के यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इंट्रा यूट्रा यानी कि यूट्रस के अंदर इंसेमिनेशन सेचन फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ठीक है, बाहर से मशीन के द्वारा। तीसरा क्या है, अंतः कोश की शुक्राणु निक्षेपर यानी कि इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की इस प्रक्रिया में शुक्राणु सीधे अंडाशय में अंतःक्षेपित या इंजेक्ट कर दिया जाता है। यह तकनीकी पुरुषों में शुक्राणु के अभाव शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करने की अक्षमता, अंडाणु बाह्य परत जवना पेलिसुडा भेजने या अक्षम्य असमान आकार के शुक्राणु जैसी स्थितियों में उपयोग किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि कई स्पर्म ऐसे होते हैं कि जो एग है इसके बाहर की तरफ सबसे बाहर की तरफ एक लेयर पाई, जिसे क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। जो ये स्पर्म है इस लेयर को भेद के अंदर नहीं जा पाते हैं, उसके लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, युग्मज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या JIFT जिफ्ट, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है जिफ्ट। इसे प्रयोगशाला में निषेचित किए गए युग्मक जो गैमीट होते हैं उसे 24 घंटे के पश्चात 8 कोर की यानी कि 8 ब्लास्टोपोर की अवस्था में मादा की अंडवाहिनियों में लेप्रोस्कोप द्वारा अंडा परिवर्धन के लिए स्थानांतरित किया जाता है। इससे क्या होता है, किसी में दो गैमीट मेल और फीमेल के एग और मेल का स्पर्म जब फ्यूज करता है, जो स्पर्म फ्यूज करता है तो बनता है जाइगोट, ठीक। अब इस जाइगोट पे धीरे धीरे डिवीजन होने लगता है। पहले 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8। जब 24 घंटे के अंदर यह 8 कोशिकाओं का बन जाता है, इसे क्या करते हैं, फिर से इस यूटेरस में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि जिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। अब अगला देखिए, युग्मक अंतः अंडवाहिनी हस्तांतरण यानी कि गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और जिफ्ट। इस विधि का प्रयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनमें अंडाणु नहीं बनता। इसमें एक डोनर स्त्री से अंडाणु को लेकर उस स्त्री की अंडवाहिनी में अंतराटित कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा कि किसी दूसरे स्त्री से एग को लेकर इस वाले स्त्री के यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा और इसमें स्पर्म जब आएगा